पीरपैंती को खंगालते हैं कि पीरपैंती के सीट का मिजाज क्या रहा है। पीरपैंती में फिलहाल भागलपुर जिले में ये विधानसभा सीट आती है और यहां से बीजेपी के ललन कुमार पासवान ने जीत हासिल की है। राष्ट्रीय जनता दल के रामविलास पासवान को उन्होंने लगभग 27,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। तो इस सीट का मिजाज क्या रहा है? भागलपुर जिले की पीरपैंती की सीट रंजन जी क्या कहती है? इसका मिजाज कैसा रहा है? कौन से फैक्टर यहां पर काम करते रहे? देखिए, अगर आप पीरपैंती का मिजाज जानना चाहें तो ये वामपंथ का गढ़ रहा था। यहां से अंबिका प्रसाद जो है वो 6 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। और खास बात ये कि यहां जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें अंबिका प्रसाद 6 बार चुनाव जीते हैं सीपीआई के टिकट पर और 6 बार वो दूसरी पोजीशन पर रहे हैं। मतलब 12 चुनाव में वो मुख्य मुकाबले में रहे हैं। इसी से आप कह सकते हैं कि जो पीरपैंती की सीट है वो वामपंथ का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब कहना पड़ेगा था क्योंकि फिर 2005 से चीजें बदलने लगी और अब लेफ्ट के बाद राइट का डोमिनेशन जो है यहां पर दिख रहा है। और बीजेपी जो है 2010 और 2020 में 2 बार चुनाव यहां से जीतने में सफल रही और आरजेडी को 2015 में यहां से सफलता मिली। देखिए, अगर हम पीरपैंती सीट की बात करें तो ये बिल्कुल बिहार झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है और उसका एक असर भी दिखता है। और यहां पर आप देखिएगा कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। लगभग 12% ट्राइबल वोटर्स यहां पर आपको दिखेंगे। इनफैक्ट 11.65% ट्राइबल वोटर्स यहां पर हैं। अब अगर हम इस सीट को और आगे देखें तो जो चीजें हमें दिखती हैं कि पीरपैंती में जो एक आप डेवलपमेंट की बात करती हैं, अब वो चीजें थोड़ी थोड़ी दिखती हैं। यहां पर जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट आने वाला है और लगभग 2400 मेगावाट की बिजली जो है यहां 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगेंगी और उसके लिए 21,400 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। और 2029-30 तक यहां पर जो है बिजली उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो आपके क्षेत्र में रोजगार बढ़ता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिहार में बिजली जो एक समस्या रहती है उससे आप निजात पाते हैं, वो आपको बिजली जो है अब मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो वो एक फायदा है। हाँ, पॉल्यूशन वगैरह जो एक थर्मल पावर प्लांट को लेकर होता है उसकी चिंता पर्यावरणविदों को जरूर है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीरपैंती जो है वो डेवलपमेंट की राह पर चल चुका है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब अगर हम यहां पर इतिहास को खंगालें कि क्या क्या चीजें दिखती हैं तो देखिए, अगर हम पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2010 में अमन कुमार पासवान जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते हैं और वो रामविलास पासवान को ही पराजित करते हैं। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि जब हम यहां रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं तो ये दूसरे वाले वो रामविलास पासवान नहीं है जो कि दिग्गज नेता थे। हालांकि ये रामविलास पासवान भी लगातार पीरपैंती से चुनाव लड़ते रहे हैं। अगर आप देखिए तो 2010 में अमन कुमार ने रामविलास पासवान को पराजित किया 5,752 वोटों से, लेकिन तब जो है कांग्रेस ने भी यहां से अपना उम्मीदवार दे दिया था और वो जो है 4थी पोजीशन पर थे और 3री पोजीशन पर सीपीआई जो है वो रहा था 2010 में। चूंकि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सीपीआई का गढ़ था, तो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। मेन मुकाबले से, मुख्य मुकाबले से सीपीआई 2005 में अलग हो चुका था, लेकिन यहां पर वो चुनाव लड़ा करता था और जब 2010 में भी लड़ा तो उसके पास 7% वोट थे। जैसा मैंने कहा कि यहां एसटी वोटर्स की अच्छी संख्या है, तो जेएमएम ने भी 2010 में यहां से चुनाव लड़ा था। ब्रजेश पासवान जो है वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको जो वोट आता है 2359 वोट ही आता है, 1.83%, मतलब 2% से कम वोट। और 8वें पोजीशन पर जेएमएम के प्रत्याशी रहे थे। पीरपैंती देखिए एससी आरक्षित सीट है, लेकिन ये जो एससी आरक्षित सीट बना है
ये 2008 के परिसीमन के बाद बना है। उससे पहले ये सामान्य सीट हुआ करता था। अब 2015 में आते हैं, तब महागठबंधन था आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का। तब रामविलास पासवान जो है यहां से चुनाव जब लड़ते हैं आरजेडी के टिकट पर, तो वो जो हैं ललन कुमार को उस वक्त जो है प्रत्याशी बीजेपी ने बदल दिया था। अमन कुमार की जगह ललन कुमार को टिकट दिया और ललन कुमार को हार झेलनी पड़ी। हालांकि वोट उन्हें 42.29% आए जरूर थे, लेकिन आरजेडी के रामविलास पासवान को 45% से ज्यादा वोट आए। तो एक आमने सामने की लड़ाई जो है यहां पर हुई और सीपीआई का वोट जो पिछले चुनाव में 7% तक आ गया था, वो अब और गिर के 2.5% से कुछ ज्यादा ही बच गया। उसके बाद 2020 में आरजेडी का सीपीआई के साथ, लेफ्ट के साथ एक गठबंधन होता है। तो अब जो है 2020 में जो है सीपीआई यहां से चुनाव नहीं लड़ता है और यहां पर जो है ललन कुमार जो हैं वो 27,019 वोटों से जीतने में कामयाब होते हैं। लगभग 48.5% वोट उनको आए, मतलब एक बड़ा चंक उनको पड़ा। वो क्यों पड़ा इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आरजेडी से रामविलास पासवान ही कैंडिडेट थे और वो लगभग 35% वोट ला सके, जबकि यहां पर जो बीजेपी के 2010 के विधायक थे अमन कुमार, वो यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वो भी 12,720 वोट लाने में कामयाब होते हैं। और जेएमएम भी यहां से चुनाव लड़ता है, लेकिन उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। सिर्फ 377 वोट, मतलब 0.19% वोट ही पीरपैंती में जो है वो जेएमएम को आता है। तो ये है पिछले 3 चुनावों का लेखा जोखा। अगर आप देखें जो 17 चुनाव हुए हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले यहां सीपीआई और कांग्रेस की लड़ाई होती थी। कांग्रेस ने शुरुआत में कुछ जीत हासिल की, फिर अंबिका प्रसाद आए, उसके बाद सब कुछ सीपीआई का होकर रह गया। फिर सीपीआई यहां से ज्यादा जीतने लगी। कांग्रेस आखिरी बार 1985 में यहां जीती, लेकिन मुख्य मुकाबले में 1995 तक बनी रही, जबकि 1995 तक सीपीआई जीतती रही और वो जो है आपको मुकाबले में 2000-2005 तक वो बनी रही फरवरी तक, लेकिन अक्टूबर में जाकर वो पिछड़ गई यहां पर। तो ये यहां का हाल है। 5 बार कांग्रेस, सीपीआई 6 बार, लेकिन ये 6 के 6 बार अंबिका प्रसाद हैं। आरजेडी यहां से 4 बार जीतने में सफल रहा है और बीजेपी को यहां से 2 बार जीत मिली है। और ये 2 बार जीत इसलिए महत्वपूर्ण है और मार्के की है कि जब ये सीट आरक्षित हुई है, उसके बाद से बीजेपी को यहां पर 3 चुनाव में से 2 चुनाव में जीत मिली है। तो ये सीट का समीकरण रहा, लेकिन अब जेएमएम की बात जब हुई है और महागठबंधन में अगर ये सीट की डिमांड होती है, तो उसके बाद जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो किस तरह देख पा रहे हैं आप, कैसे वो बटेगा? देखिए, अगर आप यहाँ पर जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ पर क्या दिखता है? यहाँ दिखता है कि जो एससी वोटर्स हैं वो 13.31% हैं। तो यहाँ तो एससी उम्मीदवार ही होते हैं, तो उन्हीं के बीच वोट जाता है। लेकिन एसटी वोटर्स जो हैं वो 11.65%, यानी मतलब वो भी निर्णायक भूमिका में 12% हैं। सच कहिए तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ अन्य जातियां भी हैं, जैसे कि मुस्लिम भी 11.7% हैं, यादव 12-13% के आसपास हैं, भूमिहार 6-7% हैं, राजपूत ब्राह्मण कायस्थ को अगर आप जोड़ दीजिए तो वो 5-6% के आसपास हैं, कोयरी कुर्मी 4-5% के आसपास हैं, वैश्य 6-7% हैं। लेकिन जो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है वो हो जाता है अति पिछड़ा वर्ग, वो लगभग 24-25% के आसपास है। तो जो पीरपैंती का फैसला होता है वो होता है अति पिछड़ों के वोट से और एसटी के वोट से। जो आदिवासी हैं और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो जिस तरफ चले जाएंगे, जीत उस तरफ जो है चली जाएगी, जीत उसे ही मिल जाएगी। जब अति पिछड़ों की आप बात करती हैं तो उसमें धानुक और गंगोता समुदाय ज्यादा हैं, चूंकि पीरपैंती गंगा के किनारे है
और गंगोता वोटर्स पर नीतीश कुमार की एक पकड़ है और नीतीश कुमार को गंगोता समुदाय वोट करता रहा है। तो इसका एडवांटेज जो है, जब आप बीजेपी गठबंधन में होता है तो इसका एडवांटेज बीजेपी को भी मिलता है। देखिए 2015 में जब जेडीयू साथ में नहीं था तो वहां पर ललन कुमार जो है 5000 वोट से हार गए। अगर जेडीयू उस वक्त भी साथ में होता और ये गंगोता वोटर्स उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते तो बीजेपी को जीत उस वक्त भी मिल सकती थी। तो एक नीतीश कुमार का जो फेस है यहाँ पर वो बीजेपी के काम आता है। जो उनका एक, जब आप बात करते हैं ईबीसी में जो है उनकी जो एक पकड़ है, जो कि अति पिछड़ा वर्ग है, वहां पर उन वोटों पर उसका फायदा मिलता है। और प्लस ये है कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो भी जो है एकमुश्त होकर जो है दूसरी तरफ वोट नहीं करते, उसका भी बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी तो की तरफ अगर ही आ रहा है। महागठबंधन को ये सीट चाहिए तो बहुत अच्छे से इंटैक्ट होकर ही इस सीट पर अपने कैंडिडेट को देना होगा। अगर अलग अलग पार्टियां खड़ी होती हैं तो फिर से बिखराव और उम्मीदें ना रहेंगी, फिर ना के बराबर रहेंगी। देखिए जेएमएम अगर वहां अलग से कैंडिडेट दे देता है तब तो फिर आरजेडी के लिए संभावनाएं ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर जेएमएम आरजेडी को सपोर्ट कर देता है वहां पर, और वहां पर अगर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी कुछ सभाएं लग जाती हैं और वो वहां पर ट्राइबल वोटर्स से इंटरैक्ट करते हैं तो उसका एडवांटेज आरजेडी को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि जेएमएम को जो महागठबंधन बिहार में बन रहा है उसमें जगह मिले। आप पीरपैंती में जेएमएम का प्रदर्शन आपको, जो आपने 2 बार देखा, वो बेहतर नहीं रहा। तो अगर आप पीरपैंती नहीं देते लेकिन चकाई जैसे जो विधानसभा हैं या जो अन्य जहां पर ट्राइबल वोटर्स हैं और जेएमएम की एक पकड़ है, कुछ एक सीटें अगर आप देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एक गठबंधन बन जाता है। लेकिन अगर एक सिरे से नकार दिया जाए कि हाँ ठीक है जेएमएम को हम सीट नहीं दे रहे, तब फिर वैसी परिस्थिति में आरजेडी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्योंकि अगर जेएमएम का कैंडिडेट आ गया यहां पर और उसके लिए अगर सीएम हेमंत सोरेन जो झारखंड के हैं उन्होंने प्रचार कर दिया, तब फिर आरजेडी के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इस सीट पर जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है तो वो किस तरह से होता है, कितनी सुगमता से होता है और कितना विचारों में जो है वो एका दिखता है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत नाखुश कर दिया अपने साथी दल को तो फिर उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन पीरपैंती का चुनाव एक दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। हाँ, यहां पर जैसा मैंने आपको कहा कि यहां का जो परिणाम आएगा उसे प्रभावित कौन करेगा या निर्णायक वोटर्स कौन है, तो वो हैं आदिवासी और अति पिछड़ा वर्ग। चलिए, तो ये पीरपैंती का रिकॉर्ड है, इतिहास है और देखना है कि इस बार यहाँ पर किस तरह से महागठबंधन की तैयारी होती। क्या जेएमएम यहाँ अलग से कैंडिडेट देगा या महागठबंधन के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही बेलसंड की सीटों को भी हमने, दोनों सीटों को हमने स्कैन किया है। अगले दिन फिर हाजिर होंगे कुछ और विधानसभा सीट के साथ और उन्हें हम खंगालने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया रंजन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सीट स्कैनर में आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। हमें दीजिए इजाजत।